एक जंगल में बबलू पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए वहाँ पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में मेला लगा हुआ है, लेकिन तुम एक भी दिन मुझे मेले में लेके नहीं गए। किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। अरे पीलू, मुझे तो ऐसे समय नहीं मिलता, तू ही किसी दिन अकेले मेले चली जा। नहीं जी, मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आपके सिवा मेले में नहीं जाना है। आप जब देखो पानी पूरी ही बनाते रहते हैं। ऐसा लगता है आपको सिर्फ पानी पूरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अरे अरे पीलू, अरे गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। पीलू और बबलू मेले में जाते हैं। वो देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। अजी देखो, इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है, तो तुमने क्यों नहीं यहाँ पर अपने पानी पूरी का ठेला लगाया? अरे पीलू, मैं भी यहाँ पर अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है। इस मेले में किराया दे पाना मेरे बस की बात नहीं। चलो तुम मन छोटा मत करो, मेले में से जो तुम्हें खरीदना हो खरीद लो। पीलू मेला घूमने लगती है। तभी बबलू की नजर पानी पूरी के एक ठेले पर पड़ती है। वो सोचता है, अरे इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और इसका रेट भी बहुत ज्यादा है, फिर भी पक्षी बिना संकोच के खा रहे हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ कि इसने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बबलू उस पानी पूरी वाले के पास जाता है। अरे भाई, तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है? ऐसा क्या मिलाते हो अपनी पानी पूरी में? अरे ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, ये बनारस की प्रसिद्ध पानी पूरी है। इसका पानी आरओ के पानी से बनाता हूँ मैं, और देखो तरह तरह के फ्लेवर्स हैं इसमें। बंटी पैसे देकर पानी पूरी खरीदता है। जैसे ही वो पानी पूरी खाता है और सोचता है, अरे ये तो बनारस की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है, इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ। लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरे पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है, लेकिन इसको 50 रुपए दे रहे हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन बबलू अपनी पानी पूरी का दाम बढ़ा देता है, 10 रुपए से 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले में एक पानी पूरी खाने के लिए आती है। अरे भाई, कल तक तो तुम 10 रुपए में पानी पूरी बेच रहे थे, आज क्या हुआ, 40 रुपए कर दिया? कल तक मेरी पानी पूरी का एक ही फ्लेवर होता था, अब ढेर सारे हैं। भाई तुम अपने फ्लेवर्स अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी, इतना लालच सही नहीं है। कुछ दिनों बाद बबलू के ठेले पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। देखा आपने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षी अब पानी पूरी आपके यहाँ आके नहीं खाते हैं। कल से ऐसा करो, पुराने ही रेट पर पानी पूरी बेचना। तुम सही कह रही हो पीलू। अगले दिन बबलू अपने पानी पूरी का रेट पुराना जैसा ही रख लेता है और वापस से पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। वो बहुत खुश होता है। बबलू अब पैसों का लालच नहीं करता और वो सोचता है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हर इंसान को अपनी किस्मत में जो मिलता है उससे उसे संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ता रहे। ज्यादा लालच के चक्कर में रहेंगे तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं और फिर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। इसलिए मेहनत करना चाहिए, ना कि लालच। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है। बबलापुर गांव में कालू कौवा जमींदार था। वो गरीब लोगों को ब्याज में पैसे उधार देता था और जब गरीब उसे लौटा नहीं पाते तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। ऐसे ही एक दिन बबलू उसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। कालू सेठ, आप मुझे 50,000 उधार देंगे क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? तुम कौन हो, कहां से आए हो? मैं यही इसी जंगल में रहता हूँ, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, मेरी 10 एकड़ जमीन आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ। फिर बबलू उन पैसे से बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाया। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन कालू उसके खेत के पास से निकलता है। अरे, ये खेत किसका है जिसमें
में इतनी लहलहाती फसल उग रही है? यह खेत बबलू का है सेठ जी, उसी बबलू का जिसने आपसे उधार लिया है। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसके पैसे मेरे ही हुए। फिर कालू बबलू से मिलता है। क्यों बबलू, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है। जी कालू भाई, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज मिलाकर 2 लाख होगा। क्या? लेकिन मैंने तो बस 50,000 ही लिए थे। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के 2 लाख हुए ना। ये तो अन्याय है कालू जी, फालतू की बात मत करो, नहीं तो मैं तेरा घर भी हड़प लूंगा। नहीं, आप मेरी जमीन ही ले लो, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। शाम में बबलू अपने घर गया और अपनी पत्नी पीलू को सब कुछ बता दिया। मैं उसे देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियाँ एक छोटे से खेत में एक पानी का फव्वारा लगाते हैं और ऐसा जुगाड़ करती है कि उसमें से हीरों की बौछार हो। कालू तक ये बात पहुंच जाती है कि एक फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं। पीलू, सुंदरी, क्या इस फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं? हमने तो हीरे अभी देखे हैं सेठ जी, आप खुद ही देख लो कि हीरे हैं कि नकली। वैसे सेठ जी, आपको बता दूं कि कल शहर से बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आए हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे अगर उन्हें हीरे मिले तो। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे दिखाओ हीरे है कि नहीं। चलाओ फव्वारा। फिर पीलू और सुंदरी फव्वारा चलाते हैं और उसमें से सच में हीरे निकलते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे ही है। चलो, अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठ जी? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस जमीन को खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, ये लीजिए इस जमीन के कागजात, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। फिर कालू अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली उसके नाम कर देता है और हीरे का फव्वारा वाला जमीन ले लेता है। अगले दिन कुछ लोग उस फव्वारे के पास इकट्ठा होते हैं तो कालू शोर मचाने लगता है। हीरे ले लो, हीरे, इंटरनेशनल क्वालिटी के हीरे। जरा हमें भी तो दिखाना हीरे कैसे हैं। ये देखो। फिर कालू फव्वारे को शुरू करता है, लेकिन उसमें से धूल मिट्टी निकलती है। कालू खांसने लगता है। अरे, ये क्या? पीलू ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। इस तरह से कालू को उसकी बदमाशी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबलू और बाकी जंगल वालों को उनकी जमीन मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और पुलिस की बाइक को ही चुराकर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं।
एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज? अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। और तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ, लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या, मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या, ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका था। जंगल में बबलू हाथी और पिंकी मोरनी दोनों बरसात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बरसात में स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, मगर गर्मी इतनी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी जानवर इस तेज गर्मी से बहुत परेशान थे। सबका हाल गर्मी से बेहाल हो चुका था। बबली हाथी घूमते हुए जंगल से जा रहा था कि उसे पिंकी मोरनी मिलती है। अरे बबलू, यूँ अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे तो बताओ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी में? अरे पिंकी, क्या बताऊं, इतनी तेज धूप निकल रही है। इस गर्मी में तो मेरा हाल खराब हो चुका है। क्या बताऊं, सब के सब जानवर परेशान हो चुके हैं। इस सूरज की वजह से बताओ, गर्मियों का मौसम खत्म हुए महीने हो गए, मगर बरसात का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए मैं पास ही के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा हूँ। अरे बबलू, मगर आज ही मौसम विभाग ने बताया है कि आज बारिश होने की संभावना है। क्या पिंकी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देख रही हो मौसम को, कितना
इतना तेज सूरज निकला हुआ है, ऐसे में बारिश कहाँ से होगी? भला तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखते ही देखते अचानक से आसमान में काले बादल छट जाते हैं और सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है। बारिश होने लगती है। यह देखकर बबलू हाथी और पिंकी मोर दोनों नाचने लगते हैं। देखा ना बबलू, मैंने तुमसे कहा था ना, आज बारिश जरूर होगी। ये ओए नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। चलो बबलू, सभी दोस्तों के साथ चलकर मस्ती करते हैं बारिश में। हाँ ठीक है पिंकी, चलो। दोनों भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनके साथ पूरे जंगल में नाचते हैं और धूम मचाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे कि बारिश हो रही है। सभी जानवर भी उन्हीं के साथ झूमने लगे और नाचने गाने लगे। अगले दिन से सभी बच्चे स्कूल जाते समय अपने अपने साथ छाता लेकर जाने लगे। पिंकी देखो मेरा छाता कितना अच्छा है ना, इसमें कितने सारे रंग हैं और इस बारिश में कितना अच्छा लग रहा है। पता है पिंकी, ये छाता मेरे मामा लाए थे लंदन से मेरे लिए। हाँ बबलू, ये सच में तो बहुत अच्छा छाता है। तुम्हारे मामा ने सच में तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। सभी बच्चे एक दूसरे के छाते की तारीफ करने लगते हैं और नाचते गाते हुए स्कूल जाते और स्कूल से आते दिन बहुत ही मस्ती से बीत रहे थे। मोर, हाथी, भालू, लोमड़ी सभी बच्चे नाचते हुए स्कूल जाते। बबलू जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा बबलू, तुम्हें बारिश में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऐसे मस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना तुम बीमार हो जाओगे और फिर डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। पर माँ, मुझे बारिश में मस्ती करना अच्छा लगता है, मेरे सभी दोस्त भी तो कितनी मस्ती करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मगर ज्यादा देर पानी में मत खेला करो और गंदे पानी में तो भूलकर भी नहीं खेलना। मगर वह छाते को बारिश में बंद करके बारिश में भीगते हुए घर आता है। आज उसने देखा कि एक बूढ़ी लोमड़ी बारिश में भीग रही थी। दोस्तों, वह अम्मा बारिश में भीग रही हैं क्योंकि उनके पास छाता नहीं है और हम सभी छाता होते हुए भी जानबूझकर भीग रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चलो उनकी मदद करते हैं। बबलू हाथी बूढ़ी लोमड़ी के पास जाता है और उसे अपना छाता दे देता है। अम्मा, ये छाता आप रख लो, आप भीग रहे हो, आप अगर बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। पर बच्चे, तुम अगर ये छाता मुझे दे दोगे तो तुम क्या लेकर जाओगे? तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो ना। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बबलू उसे अपना प्यारा छाता दे देता है और फिर से नाचते गाते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। उसकी मम्मी को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस के एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी
ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तो कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी। ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जामपुर गांव के जंगल में पीलू और सुंदरी 2 पड़ोसन रहती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। पीलू एक सीधी साधी साफ मन की गरीब चिड़िया थी तो सुंदरी एक चालाक और लालची कव्वी थी। दोनों के खेत बगल बगल में थे। एक दिन पीलू का पति बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पांव टूट गए। पीलू पर घर संभलने का बोझ आ गया था। पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं अपने खेत में और ज्यादा मेहनत करूंगी और जो भी कमाई होगी उससे मैं आपका इलाज कराऊंगी। तो बंटी कहता है, पीलू, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। भगवान करे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। एक बार दोनों सहेलियों ने मक्के की खेती की। पीलू को सुंदरी से ज्यादा फसल आई। सुंदरी इस बात से मन ही मन जलने लगी। पीलू को मक्के की बहुत अच्छी फसल हुई है, मुझे इसकी फसल को नष्ट करने का कोई रास्ता निकालना होगा, ऐसे सुंदरी सोचती है। फिर एक दिन सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे कहती है, पीलू, मैं तेरे लिए ये साधु महात्मा से वरदान में बीज लेके आई हूँ। ये बीज अगर तू अपने खेत में बो देगी तो तुझे 10 गुना ज्यादा फायदे वाली फसल होगी। पीलू कहती है, अरे वाह सुंदरी बहन, तुम कितने साफ दिल की हो। तुम्हें जो साधु महात्मा से जादुई बीज मिले थे वो तुम मुझे दे रही हो। तो सुंदरी बोलती है, हाँ बहन, क्या है ना, तुम बहुत ईमानदारी से अपने खेत का ख्याल रखती हो और तुम्हें भाई साहब की सेहत का ख्याल भी रखना है, तो इसलिए ये बीज मैं तुम्हें दे रही हूँ। कुछ दिनों बाद पीलू अपने खेत में सुंदरी के दिए हुए बीज बोने लगती है और सुंदरी ये देख के बहुत खुश होती है। पीलू रोज अपने खेत में पानी देती है, लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी उसके खेत में फसल नहीं उगती। पीलू सुंदरी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, तुमने जो साधु महात्मा के बीज मुझे दिए थे
उसमें से तो फसल उग ही नहीं रही है, लेकिन तुम्हारी खेत की फसल तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सुंदरी कहती है, तुम फिक्र मत करो पीलू, ये बीज बेकार नहीं जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन पीलू के खेत में कोई फसल नहीं आती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझ गरीब के खेत में इस बार कोई फसल नहीं होगी। अब मैं इनका इलाज कैसे करवाऊंगी, घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? लगता है ये खेत अब बेचना पड़ेगा। तो बंटी कहता है, पीलू इतनी दुखी मत हो, हम अपना खेत नहीं बेचेंगे, चाहे जो हो जाए। तुम मुझे वो बीज दिखाओ, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। पीलू बीज दिखाती है। ये देखिए जी, ये है वो बीज। तो बंटी बोलता है, अरे ये बीज नहीं है पीलू, ये मछली के अंडे हैं। सुंदरी ने हमारे साथ चालाकी की है। अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। बंटी पीलू के कान में कुछ कहता है और फिर पीलू मछली की दुकान में जाकर बहुत सारी मछलियाँ ले आती है। पीलू उन मछलियों को अपने खेत में लगा देती है और पीलू सुंदरी को बुलाती है, सुंदरी बहन, ओ सुंदरी बहन, जरा घर से बाहर तो आओ। सुंदरी आती है। क्या हुआ पीलू, क्यों आवाज लगा रही हो? अरे जरा मेरे साथ मेरे खेत में चलो, चल कर तो देखो। दोनों खेत में जाती है। सुंदरी आश्चर्य से बोलती है, अरे ये क्या पीलू, ये मछलियाँ कहाँ से उगी है? ये मछलियाँ कहाँ से आई तुम्हारी खेत में? तो पीलू कहती है, ये तो तुम्हारे दिए हुए साधु महात्मा का बीज का कमाल है। ये सुनकर सुंदरी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने खेत की फसल को उखाड़ने लगती है और उसे पीलू के खेत की तरफ फेंकने लगती है। तो पीलू कहती है, अरे सुंदरी बहन, ये क्या कर रही हो? अपनी खेत को क्यों बर्बाद कर रही हो? तो सुंदरी कहती है, पीलू मैं भी मछलियों की खेती करूंगी, तुम इस मक्के की फसल को भी अपने खेत की बची हुई जगह में लगा लो। सुंदरी के मछलियों के बीज को बोने के बाद भी उसके खेत में मछलियों की फसल नहीं उगती है। दूसरी तरफ पीलू की खेत में मक्के की फसल लहलहाने लगती है। पीलू बहुत खुश होती है। सुंदरी पीलू से कहती है, पीलू तुम्हारी बीज कैसे मछलियों की फसल उगा दिया, जबकि मेरे बीज से तो मछलियाँ उग ही नहीं रहे हैं? तो पीलू कहती है, अरे बहन, तुम साधु महात्मा का आशीर्वाद लेना भूल गई, इसलिए तुम्हारी फसल नहीं आई। तुम उसी साधु महात्मा से आशीर्वाद ले आओ। तो सुंदरी कहती है, पीलू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा देकर मछलियों के अंडे दिए। मैं तुम्हारी मेहनत से जलती थी, मेरे पास किसी साधु महात्मा के बीज नहीं थे। तो पीलू कहती है, सुंदरी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पति की जान खतरे में है। तो सुंदरी कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पीलू बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम सही समय पर सुधर गई। इसके बाद से सुंदरी पीलू के साथ मिलजुल कर रहने लगी और पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगी। इस तरह से पीलू भी अपने पति का अच्छे से इलाज कराकर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका था। जंगल में बबलू हाथी और पिंकी मोरनी दोनों बरसात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बरसात में स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, मगर गर्मी इतनी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी जानवर इस तेज गर्मी से बहुत परेशान थे। सबका हाल गर्मी से बेहाल हो चुका था। बबली हाथी घूमते हुए जंगल से जा रहा था कि उसे पिंकी मोरनी मिलती है। अरे बबलू, यूँ अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे तो बताओ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी में? अरे पिंकी, क्या बताऊं, इतनी तेज धूप निकल रही है, इस गर्मी में तो मेरा हाल खराब हो चुका है। क्या बताऊं, सब के सब जानवर परेशान हो चुके हैं इस सूरज की वजह से। बताओ, गर्मियों का मौसम खत्म हुए महीने हो गए, मगर बरसात का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए मैं पास ही के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा हूँ। अरे बबलू, मगर आज ही मौसम विभाग ने बताया है कि आज बारिश होने की संभावना है। क्या पिंकी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देख रही हो मौसम को, कितना
इतना तेज सूरज निकला हुआ है, ऐसे में बारिश कहाँ से होगी? भला तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखते ही देखते अचानक से आसमान में काले बादल छट जाते हैं और सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है। बारिश होने लगती है। यह देखकर बबलू हाथी और पिंकी मोर दोनों नाचने लगते हैं। देखा ना बबलू, मैंने तुमसे कहा था ना आज बारिश जरूर होगी। ये ओए नाचो खुशी से, बारिश आ गई, अब स्कूल जाने में बहुत मजा आएगा। चलो बबलू, सभी दोस्तों के साथ चलकर मस्ती करते हैं बारिश में। हाँ ठीक है पिंकी, चलो। दोनों भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनके साथ पूरे जंगल में नाचते हैं और धूम मचाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे कि बारिश हो रही है। सभी जानवर भी उन्हीं के साथ झूमने लगे और नाचने गाने लगे। अगले दिन से सभी बच्चे स्कूल जाते समय अपने अपने साथ छाता लेकर जाने लगे। पिंकी देखो मेरा छाता कितना अच्छा है ना, इसमें कितने सारे रंग हैं और इस बारिश में कितना अच्छा लग रहा है। पता है पिंकी, ये छाता मेरे मामा लाए थे लंदन से मेरे लिए। हाँ बबलू, ये सच में तो बहुत अच्छा छाता है। तुम्हारे मामा ने सच में तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। सभी बच्चे एक दूसरे के छाते की तारीफ करने लगते हैं और नाचते गाते हुए स्कूल जाते और स्कूल से आते दिन बहुत ही मस्ती से बीत रहे थे। मोर, हाथी, भालू, लोमड़ी सभी बच्चे नाचते हुए स्कूल जाते। बबलू जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा बबलू, तुम्हें बारिश में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऐसे मस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना तुम बीमार हो जाओगे और फिर डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। पर माँ, मुझे बारिश में मस्ती करना अच्छा लगता है, मेरे सभी दोस्त भी तो कितनी मस्ती करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मगर ज्यादा देर पानी में मत खेला करो और गंदे पानी में तो भूलकर भी नहीं खेलना। मगर वह छाते को बारिश में बंद करके बारिश में भीगते हुए घर आता है। आज उसने देखा कि एक बूढ़ी लोमड़ी बारिश में भीग रही थी। दोस्तों, वह अम्मा बारिश में भीग रही हैं क्योंकि उनके पास छाता नहीं है और हम सभी छाता होते हुए भी जानबूझकर भीग रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चलो उनकी मदद करते हैं। बबलू हाथी बूढ़ी लोमड़ी के पास जाता है और उसे अपना छाता दे देता है। अम्मा, ये छाता आप रख लो, आप भीग रहे हो, आप अगर बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। पर बच्चे, तुम अगर ये छाता मुझे दे दोगे तो तुम क्या लेकर जाओगे? तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो ना। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बबलू उसे अपना प्यारा छाता दे देता है और फिर से नाचते गाते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मी को पूरी बात बताता है। उसकी मम्मी को भी यह सुनकर बहुत खुशी होती है।